हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है नेहरू रिपोर्ट। तो ये नेहरू रिपोर्ट क्यों बनाई गई और इसका क्या सिग्निफिकेंस था, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसे जानने से पहले इसकी बैकग्राउंड के बारे में देखते हैं। 1928 में साइमन कमीशन इंडिया के अंदर आता है और ये साइमन कमीशन बुलाया गया था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस लाने के लिए। लेकिन इस साइमन कमीशन के अंदर जितने भी मेंबर्स थे, इसके अंदर 7 मेंबर्स थे, सभी ब्रिटिशर्स थे। और ये बात इंडियंस को बहुत ही इंसल्टिंग लगती है कि एक कमीशन जो कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के चेंजेस करने वाला है, जिसकी रिव्यू के अकॉर्डिंग ये चेंजेस किए जाएंगे, उसके अंदर एक भी इंडियन मेंबर नहीं है। तो इसका जो कांग्रेस पार्टी है और देश की बाकी सारी सभी पार्टीज इसका बॉयकॉट करने का डिसीजन लेती हैं। और जहाँ पर भी ये कमीशन जाता है, इनको मास प्रोटेस्ट होते हैं, हड़ताल की जाती हैं और इनको काले झंडे दिखाए जाते हैं जिनके ऊपर लिखा होता है कि साइमन गो बैक, साइमन आप वापस जाओ, हमें नहीं चाहिए ऐसी कमीशन जिसमें भारतीय ही नहीं है। तो इस रिएक्शन को देख के जो ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, लॉर्ड बिरकन हेड, वो कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि इंडियन लीडर्स के अंदर ऐसी काबिलियत है कि वो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार कर सकें जो कि सारी इंडियन कम्युनिटीज़ और जितने भी लोग हैं वहाँ को, जिससे वो सब सहमत हों। तो इस चीज़ को जो यहाँ के पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं सब एक्सेप्ट करती हैं और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है जिसके अंदर देश की सारी मेजर पार्टीज जैसे कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा, ये सारी जो मेजर पार्टीज़ हैं जितनी भी इंडिया के अंदर, वो सब शामिल होती हैं और वो मिलके इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती हैं कि हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करेंगे। तो इस कमेटी के जो हेड होते हैं वो थे मोतीलाल नेहरू और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे जवाहरलाल नेहरू। और उसके साथ इस कमेटी में जो मेजर मेंबर्स थे वो थे सुभाष चंद्र बोस और अली इमाम, तेज बहादुर सप्रू, मंगल सिंह, एम एस आने, शाइब कुरैशी और जी आर प्रधान। तो ये जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ये कमेटी प्रिपेयर करती है, उसी को नेहरू कमेटी रिपोर्ट या नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ये रिपोर्ट सबमिट की गई थी लखनऊ सेशन में 1928 में। और ये रिपोर्ट पहला अटेम्प्ट था इंडियंस द्वारा अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। तो इसकी काफ़ी सिग्निफिकेंस भी है इसी मामले में। तो इसके रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशंस क्या क्या दी गई। पहला तो इसके अंदर डोमिनियन स्टेटस की डिमांड की गई। हालांकि जो यंगर लीडर्स थे जो इसी समय में मेन काफ़ी पॉपुलर हुए थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की जो डिमांड थी, इनका कहना था कि बहुत हो गया डोमिनियन स्टेटस, तो अब बहुत दूर की बात, अब हमें तो सीधा कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। तो इनकी जो डिमांड थी पूर्ण स्वराज की, अ, इस इसके लिए इन्होंने अपनी एक अलग पार्टी भी बना ली कांग्रेस के अंदर ही, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस डिमांड कर रही थी। तो गांधी जी ने कहा कि देखो, बात तो तुम सही कर रहे हो कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए, लेकिन पहली बार इंडिया के अंदर इतनी सारी पार्टीज डोमिनियन स्टेटस के लिए राजी हुई हैं, तो एक बार इसे चांस दे के देख लेना चाहिए। तो इसी के अंदर ही एक स्नैप रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया कि अंग्रेज़ों को 1 साल की अवधि दी गई। अगर वो इस 1 साल के अंदर नहीं माने डोमिनियन स्टेटस इंडिया को ग्रांट करने के लिए, तो पूरे देश के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा और हमारी जो डिमांड है वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की हो जाएगी, पूर्ण स्वराज की। तो यहाँ पर इस तरीके से इनकी बात मान ली जाती है। तो और क्या क्या रिकमेंडेशंस थे इस रिपोर्ट के अंदर, 19 फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी, जिसमें मैन और वुमेन के लिए वोटिंग का राइट था और इक्वल राइट्स की बात की गई आदमी और औरतों के लिए। और इसी के साथ सेपरेट इलेक्टोरेट्स हटाने की बात करी गई। अब सेपरेट इलेक्टोरेट्स हटा के उसकी जगह रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस की गई माइनॉरिटी के लिए, मुस्लिम्स के लिए मेनली, सेंटर पे और प्रोविंसेस में। अब यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्वेशन में फ़र्क क्या है। देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट जो होता है
उसमें क्या होता है कि जैसे एक कम्युनिटी है, तो उसी का ही मेंबर खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, और उस मेंबर को जो वोट करेंगे वो भी उसी कम्युनिटी के लोग वोट कर सकते हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट में जो बाकी के लोग हैं उस एरिया के, वो इस मेंबर को वोट नहीं कर सकते। लेकिन जो रिजर्वेशन में क्या होता है, मेंबर तो उसी कम्युनिटी का खड़ा होता है, लेकिन इस मेंबर को वोट करने के लिए बाकी की सारी जनता जो उस इलाके में रह रही है वो भी वोट कर सकती है। तो ये फ़र्क होता है सेपरेट इलेक्टोरेट्स और रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटी में। तो यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट्स को हटा दिया गया मुस्लिम्स के लिए, जो कि 1909 में इंट्रोड्यूस की आई थी मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू। और इन्होंने डिमांड की कि उसकी जगह रिजर्वेशन होएगा मुस्लिम्स का, जिन भी एरियाज़ में वो माइनॉरिटी में है। लेकिन ये जो रिजर्वेशन होएगा ये बंगाल और पंजाब के अंदर नहीं होगा, क्योंकि इस एरिया में मुस्लिम्स ऑलरेडी मेजॉरिटी में थे। और एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करी गई इसके अंदर, जिसके अंदर सेंटर के पास काफ़ी पावर्स होंगी, और बाईकैमरेबल लेजिस्लेचर की बात करी गई जैसे इंडिया के अंदर अभी है, एक राज्यसभा है और एक लोकसभा है। और यहाँ पर प्रपोजल इंट्रोड्यूस किया गया कि सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए कंट्री के अंदर एक। और इसी के साथ ये भी बात करी गई कि जो प्रोविंसेस हैं इंडिया के, जो कि अब स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर, जैसे वो लिंग्विस्टिक लाइंस के अंदर होनी चाहिए, जैसे कि इस समय है इंडिया के अंदर। तो इसका रिस्पांस क्या रहा इस नेहरू रिपोर्ट का? तो इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से काफ़ी सारे लोग इसके साथ नहीं थे। तो ऊपर से मुस्लिम लीग भी इससे पूरी तरह सहमत नहीं थी, उन्हें और ज़्यादा कंसेशन चाहिए थे। तो जो मुस्लिम लीग थी वो लीडर्स मिले मोतीलाल नेहरू से, और उन्होंने अपने कुछ प्रपोजल्स रखे जिन्हें दिल्ली प्रपोजल्स के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर इन्होंने बात की कि हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए मुस्लिम्स की सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर। और मुस्लिम्स को जहाँ पे उनकी मेजॉरिटी है पंजाब और बंगाल में, वहाँ पर भी उनकी पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में रिप्रेजेंटेशन दो। और इन्होंने कहा कि मुस्लिम मेजॉरिटी के 3 नए प्रोविंस बनाओ, एक सिंध, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो इसके बाद जो नेहरू कमेटी थी वो मिली और उन्होंने कुछ कंसेशन देने की बात की। उन्होंने कहा कि सिंध एक नया प्रोविंस बना दिया जाएगा बॉम्बे से अलग करके, लेकिन जब डोमिनियन स्टेटस दिया जाए भारत को, उसी के बाद ये किया जाएगा। और अ, वहाँ पर हिंदू माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दी जाएगी। तो उसके बाद फिर से इनके बीच में बातचीत चलती रहती है, और बाद में जिन्ना फिर से मिलते हैं इनसे, और जिन्ना फिर से अपनी 3 अमेंडमेंट मांगते हैं कि हमें 1/3 रिप्रेजेंटेशन चाहिए सेंट्रल लेजिस्लेचर में, और रिजर्वेशन चाहिए मुस्लिम्स की पंजाब और बंगाल में, ये वही पहले वाला पॉइंट दोनों। और रेजिजुअल पावर्स मिलनी चाहिए प्रोविंसेस को, सेंटर सेंटर ज़्यादा पावरफुल नहीं होना चाहिए, प्रोविंसेस ज़्यादा पावरफुल होने चाहिए। तो ये चीज़ें जिन्ना की मांगे जो होती हैं ये मानी नहीं जाती। और उसके बाद जिन्ना अपने फेमस 14 पॉइंट्स रखते हैं, और यही पाकिस्तान का बेसिस बनती है फ्यूचर में। तो यहाँ से ये स्प्लिट शुरू हो जाता है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। तो अब इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा इस नेहरू रिपोर्ट का? तो एक्चुअल में क्या होता है कि बाद में 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, और उसके अंदर साइमन कमीशन की जो शर्तें होती हैं और जो नेहरू रिपोर्ट के प्रपोजल्स होते हैं, के बीच में जो उन्हीं उन्हीं से मेजरली सारी मांगे मानी जाती हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट था, क्योंकि ये मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस है। काफ़ी सारी बातें जो मॉडर्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं वो इसी से हैं, और इसमें नेहरू रिपोर्ट का एक मेजर योगदान था। तो सिग्निफिकेंस क्या क्या थी इस नेहरू रिपोर्ट की वो भी देख लेते हैं। तो ये एक तरीके से समरी की तरह, जो इसमें नई काफ़ी अच्छी चीज़ें जो थी, वो बिल ऑफ राइट्स की फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होने चाहिए सिटीजन्स के, वो पहली बार डिफाइन किया गया। इक्वल राइट्स मैन और वुमेन देने की बात करी गई। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देने की बात करी गई, जहाँ सेंटर्स के पास काफ़ी ज़्यादा पावर्स हों। और प्रपोजल दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का।
ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो अब इस समय भी हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये था नेहरू रिपोर्ट, और उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।